Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to sociology optional, dear friend. And as we have promised that we are going to start a new series for beginners, those who have just started their civil services preparation with sociology optional, उनके लिए दोस्तों हम एक सीरीज लेके आए हैं जहां पर हम आपके साथ कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. And one such basic aspect is your NCERT books. So we are going to start with these class 11th and class 12th NCERT books. And through this channel, dear friend, we will try to cover all these 4 books of class 11th and class 12th related to sociology subject, dear friend. तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आप जस्ट सोशोलॉजी ऑप्शनल को तैयार कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बट आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सो दिस चैनल कैन बी ए गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू वेयर यू कैन हैव a good understanding over these NCERT books. तो एक अच्छा सेशन करने की कोशिश करेंगे. बट देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में. दोस्तों, माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है दोस्तों, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. दोस्तों, अब बात करते हैं देखिए आज के टॉपिक के बारे में. और हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि देखिए, व्हेन यू स्टार्ट विथ सोशोलॉजी ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर यू फाइंड सम डिफिकल्टी और देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट एवरी एस्पिरेंट दे शुड गो फॉर. वन इज दीज एनसीईआरटी बुक्स. सेकेंड इज every mentor will tell you that you should go with this book, that is Themes and Perspective on Sociology by Horlumbus and Holman. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आंसर राइटिंग. सो देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखिए, अगर आप इन एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से कवर करते हैं, अगर आप ये हॉर्लुम्बस की जो बुक है उसे अच्छे से कवर करते हैं और आप आंसर राइटिंग पर एक अच्छा कमांड डेवलप करते हैं, तो सोशोलॉजी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता. देखिए, ये जानते हुए भी आप कई बार इन तीनों चीज़ों में लैग करते हैं. एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है बट आप पढ़ नहीं पाते हैं. हॉर्लुम्बस की बुक आप खरीद लेते हैं बट आप उसे कवर नहीं कर पाते, पर आपको लगता है कि जब टाइम मिलेगा तो मैं इसे पढ़ूंगा. अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, क्लास नोट्स अटेंड करते हैं, इंटरनेट से बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हैं. बट देखिए, ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं कई बार ये लैक हो जाती हैं. तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दोस्तों मैंने सोचा है कि देखिए, दोज हु आर बिगिनर्स और दोज इवन दो दे आर प्रिपेयरिंग विद सोशोलॉजी ऑप्शनल बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू कवर दीज 3 एस्पेक्ट्स. यहाँ पर इस चैनल के थ्रू हम वीक में अलग अलग दिन इनको कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो एस्पेक्ट है एनसीईआरटी का, हॉर्लुम्बस की बुक का और आंसर राइटिंग का, उसे इस चैनल के थ्रू आपके साथ कवर किया जाए. और उस सीरीज में दोस्तों आज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th की ये जो बुक है, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी. वाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन दीज एनसीईआरटी बुक्स, डियर फ्रेंड, क्योंकि किसी भी डिसिप्लिन में ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं दे आर एज अ पार्ट ऑफ योर फाउंडेशन, डियर फ्रेंड. किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की यूपीएससी की डिमांड है, ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं दोस्तों, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं. और यही बात सोशोलॉजी के साथ भी जाती है. आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एकेडमिक्स में भी सोशोलॉजी पढ़ी होगी, बट ज़्यादातर लोग वो हैं दोस्तों जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं है. तो इस सब्जेक्ट को लेकर आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलती है अगर आप इन एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू जाते हैं. आज मैं आपके साथ एक क्लास 11th की जो बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, इसे आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ. तो देखिए, ऑल टुगेदर इस बुक में 5 चैप्टर्स हैं दोस्तों. सोशोलॉजी एंड सोसाइटी, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड सोशलाइजेशन एंड डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च मेथड. These are the 5 chapters that are mentioned in this particular book, dear friend. आज इसका एक मैं ओवरव्यू आपको दूंगा. और देखिए, ये ओवरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोज हु आर बिगिनर, डियर फ्रेंड, उनके लिए ये ओवरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दिस बुक, डियर फ्रेंड, और किस बारे में यहाँ पर बात की गई है. तो चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको ये एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा और फिर हम 1 बाय 1 इन चैप्टर्स को आपके साथ कवर करेंगे. कोशिश करूंगा मैं कि देखिए, जो क्लास की लेंथ है ये 25 से 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, जिससे आपको ऐसा ना फील हो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों. तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 के बारे में, जहाँ पर बात की गई है
सोशोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। देखिए सोसाइटीज बहुत पहले से रही हैं, एंशियंट टाइम से सोसाइटीज रही हैं दोस्तों, बट दिस सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी वॉज नॉट देयर। Societies were there since ancient times, but sociology as a subject, a systematic study of society, such discipline was not there. ये जो subject है दोस्तों, that came into existence in second half of 19th century. इस पहले चैप्टर में इसी बात को बताने की कोशिश की गई दोस्तों। पहला यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई कि हाउ एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू सोसाइटी, और इस बात को बताने का यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल ये दिया गया है दोस्तों कि कई बार सोसाइटी में हम ऐसा सोचते हैं कि ये जॉब हमारे लिए अच्छी जॉब हो सकती है, बट वो जो जॉब जिसे हम अच्छी जॉब समझ रहे हैं, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सोसाइटी में इस जॉब की वैल्यू है, रिकॉग्निशन है, एंड दैट्स व्हाई दैट जॉब इज अपीयरिंग यू एज ए गुड जॉब। सो इंडिविजुअल दे आर नॉट लिविंग इन वैक्यूम, इंडिविजुअल्स दे आर लिविंग इन सोसाइटी, एंड हाउ इंडिविजुअल इज कनेक्टेड टू सोसाइटी, इसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। बात की गई दोस्तों सोशोलॉजी डिसिप्लिन के बारे में, और कैसे जो सोशोलॉजी डिसिप्लिन है ये अन्य विषयों के साथ या कॉमन सेंस के साथ रिलेटेड है। सोशोलॉजी क्या कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, क्योंकि सोशोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ते हैं, मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, पावर के बारे में। और कई बार देखिए हमें ऐसा लगता है कि देखिए इन सारी बातों को तो हम पहले से ही जानते हैं, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, इसमें क्या कुछ रॉकेट साइंस है, सोशोलॉजी हमें क्या समझा देगा। तो कॉमन सेंस मतलब आपका रूटीन नॉलेज जो आप एक्वायर करते हैं वाइल लिविंग इन दिस सोसाइटी थ्रू इंटरैक्शंस विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पीयर्स। क्या सोशोलॉजी एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज है या सोशोलॉजी एक साइंटिफिक या सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि देखिए व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट। और एक और बात बताई गई है दोस्तों कि किस तरह से ये जो सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी है at one point of time, at a particular point of time, in a particular context, this subject came into existence. कैसे यूरोप में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी और उन घटनाओं के बैकग्राउंड में एक इंटेलेक्चुअल आउटकम आया जिसको बोलते हैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट। सो सोशोलॉजी सब्जेक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वो कौन से आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, वो कौन से मटेरियल और सोशल चेंजेस या कंडीशंस थी जिनकी वजह से सोशोलॉजी सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। भारत में सोशोलॉजी विषय की ग्रोथ कैसे हुई है, हाउ सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी इट हैज इवॉल्व इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे दोस्तों, देखिए जब भी कोई नया सब्जेक्ट आता है तो एक सवाल उठता है कि देखिए ये सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ाएगा, इसका स्कोप क्या होगा, इसकी रीच क्या होगी, हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी का वो कौन सा एस्पेक्ट होगा जो ये सब्जेक्ट कवर करेगा। दैट मीन्स द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, और कैसे सोशोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये बातें आपको चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से बताई गई दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 2 डियर फ्रेंड ये डील करता है कुछ की टर्म्स के साथ, और वो टर्म्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट के अपने कुछ की टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन टर्म्स को, उन टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर बात की गई दोस्तों ग्रुप्स के बारे में, किसके बारे में, सोशल ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, सोशल ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में बात की गई है। देखिए किसी भी कलेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल को आप ग्रुप नहीं बोल सकते, लोग इकट्ठे हैं एक जगह पर, ये ग्रुप नहीं हो सकता। ग्रुप होने के लिए दोस्तों एक म्यूचुअल अवेयरनेस की क्या है, जरूरत है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल और कैसे सोशल ग्रुप, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्रुप किस तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप हो सकते हैं, सेकेंडरी ग्रुप हो सकते हैं, रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं। इन सारी बातों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई दोस्तों कि देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड ग्रुप्स डियर फ्रेंड। देन यहाँ पर बात की गई है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों कि कैसे सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स को हायरार्किकली अरेंज किया जाता है, और किस हायरार्की में आप अरेंज है उसके अकॉर्डिंग आपको सोसाइटी में एक्सेस होती है वेल्थ की, पावर की, प्रेस्टीज की। फॉर एग्जाम्पल इन एंशिएंट इंडिया देयर यूज्ड टू बी ए कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम में आपकी क्या पोजीशन थी उसके बेसिस में सोसाइटी के जो भी प्रिविलेजेस थे, सोसाइटी में जो भी पावर थी, या तो आपको एक्सेसिबल थी या तो आपको एक्सेसिबल नहीं थी।
तो समाज में आपकी क्या हायरार्किकल पोजीशन है, आपके ग्रुप की क्या हायरार्किकल पोजीशन है, ये कई बार डिसाइड करता है कि आपको क्या एवेन्यूज की एक्सेस होगी और एक्सेस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का जन्म लोअर क्लास में हुआ है तो जन्म के समय पर उसको किस तरह की मैटरनल केयर मिलेगी। किसी का बर्थ अपर क्लास में हुआ है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैटरनल केयर ही और शी विल गेट। ये डिपेंड करता है कि किस क्लास में आपका बर्थ हुआ है, कैसी एजुकेशन आपको मिलेगी। सो हम स्ट्रैटिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, स्टेटस एंड रोल, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। स्टेटस मीन्स सोसाइटी में आपकी एक डिफाइंड पोजीशन होती है जिसे स्टेटस बोला जा रहा है, और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके कुछ रोल्स, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। ये आपका रोल है दोस्तों। तो स्टेटस मीन्स सोशली डिफाइंड पोजीशन, एंड एज पर दैट पोजीशन द बिहेवियर दैट यू शो, दैट इज नोन एज रोल डियर फ्रेंड। देन बात की जा रही है सोशल कंट्रोल के बारे में। देखिए, किसी भी सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, किसी भी सोसाइटी के सस्टेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सोसाइटी में एक कंट्रोल की व्यवस्था हो जिससे सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे, सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि देखिए, सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं। नॉर्म्स मीन्स जिस तरह का बिहेवियर सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करता है, उसके लिए सोसाइटी एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स बताता है दोस्तों। ये नॉर्म्स, ये वैल्यूज, इनके अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव करते हैं देन सोसाइटी में एक ऑर्डर, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। बट व्हेन वी डेविएट फ्रॉम सोशली एक्सपेक्टेड नॉर्म्स और सोशली स्टैब्लिश नॉर्म्स, इसको डेविएंस बोला जाता है। और देखिए, इस डेविएंस को कटेल करने के लिए सोसाइटी में पनिशमेंट की भी व्यवस्था होती है। अगर आप डेविएट कर रहे हैं सोशली जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, इससे दूसरे लोगों को समझ में आए कि उन्हें ऐसा नहीं करना है। देन यहाँ पर हम बात करेंगे वॉयलेंस के बारे में कि हाउ वॉयलेंस कैन बी एन काइंड ऑफ द थ्रेट टू सोशल कंट्रोल एंड सोशल ऑर्डर। इसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। देन अगला जो चैप्टर है दोस्तों, ये बात कर रहा है सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो इस बुक में एज सच 5-6 सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की गई है। सोसाइटी में अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। इनका पर्पस क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज करना। जैसे रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड सुपरनैचुरल। आपके और सुपरनैचुरल के बीच में एक पैटर्न वे में जो इंटरेक्शन है, दैट इज रिलीजन। उसी तरह से सोसाइटी में और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। बात की जा रही है फैमिली की, बात की जा रही है मैरिज की, बात की जा रही है किनशिप के, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ की और पॉलिटिक्स की, एजुकेशन की, रिलीजन की। दीज आर सम इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक में इन सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेके दो प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स की बात की गई है। एक पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट बात आते हैं कि देखिए, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक फैमिली, लाइक मैरिज, लाइक पॉलिटिक्स, लाइक वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, लाइक रिलीजन, देखिए ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं दे परफॉर्म सम फंक्शन फॉर सोसाइटी, दे कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। ये कहना है किसका? फंक्शनलिस्ट का। वही जो कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए, ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सोसाइटी में एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। और कई बार सोसाइटी में जो इनजस्टिस है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो डोमिनेशन है, जहाँ पर कुछ लोग ज़्यादातर लोगों का डोमिनेशन कर रहे हैं, उससे हमें डेविएट करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स इन इंस्टीट्यूशंस को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, फंक्शनलिस्ट स्कॉलर इन इंस्टीट्यूशंस को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 5-6 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इनके फंक्शंस क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इनके डिसफंक्शंस क्या हो सकते हैं। इससे भी इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है दोस्तों। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो फोर्थ टॉपिक है दोस्तों, ये डील करता है किसके साथ? कल्चर और सोशलाइजेशन के साथ। सोशोलॉजी सब्जेक्ट में बार बार ये टर्म आएगा, कल्चर, और आपके माइंड में कई बार डाउट आएगा, भाई ये कल्चर क्या है? हम तो सोशोलॉजी पढ़े दोस्तों। तो कल्चर को बहुत अच्छे से अलग अलग पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है।
E.B. टाइलर के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है, मैलिनोस्की के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है, देन क्लिफर्ड गर्ज के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है, कल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या हैं, कल्चर की अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं। 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में, 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दैट आर बीइंग कवर्ड इन दिस बुक नोन एज कोग्निटिव डायमेंशन, नॉर्मेटिव डायमेंशन, मटेरियल डायमेंशन। ये डायमेंशंस हैं क्या, कल्चर क्या है, ये हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। और कल्चर को लेकर देखिए कुछ अच्छे टर्म्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए, लाइक एथनोसेंट्रिज्म की बात की गई है। जब किसी दूसरी सोसाइटी के कल्चर को आप अपनी सोसाइटी के वैल्यूज और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जज करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग तो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, ये लोग काफ़ी बैकवर्ड हैं, या कॉस्मोपॉलिटिज्म जिसमें आप कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं। और देखिए जिस तरह से बाकी चीज़ें चेंज होती हैं, सोसाइटी का कल्चर भी क्या होता है, चेंज होता है। कल्चर के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, मटेरियल डायमेंशन, नॉन मटेरियल डायमेंशन। और जब मटेरियल डायमेंशन है ये काफ़ी तेज़ी से बदलता है और नॉन मटेरियल डायमेंशन लैग करता है, आपके वैल्यूज़, आपके नॉर्म्स लैग करते हैं, तो इस फिनोमिना को कल्चरल लैग बोला जाता है। इसे भी इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सोशलाइजेशन के बारे में बात की गई है कि कैसे एज एन इंडिविजुअल आप एक बायोलॉजिकल एंटिटी से एक सोशल एंटिटी बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के थ्रू कैसे आप सोशली डिजायरेबल बिहेवियर लर्न करते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है आपका फैमिली के अंदर, आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स आपको बताते हैं क्या करना है बेटा, क्या नहीं करना है। देन आप स्कूल और कॉलेज जाते हैं जहाँ पर आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, इसमें आप सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर को लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि एज ए सोशोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर, हाउ यू शुड डू सोशल रिसर्च, आपको सोशल रिसर्च कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डूइंग सोशोलॉजी की बात की गई कि सोशोलॉजिस्ट अपना सोशल रिसर्च कैसे करते हैं। मेथड्स के थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हैं और इन मेथड्स की जो फिलॉसफी है इसे हम समझेंगे मेथडोलॉजी के अंदर। सोशोलॉजी सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ी डिबेट है दोस्तों, क्योंकि अर्ली जो फाउंडिंग फादर्स है सोशोलॉजी के, उन्होंने सोशोलॉजी को नेचुरल साइंसेस के पैटर्न पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, जिससे सोशोलॉजी विषय को एक रेस्पेक्ट मिले, एक डिग्निटी मिले। बट जो साइंस होता है दोस्तों, साइंस एक ऑब्जेक्टिव स्टडी होता है। साइंस में आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। किसी भी फैक्ट को लेकर आप एक ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए आपने ऑब्जेक्टिविटी के साथ किए, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद दैट एक्सपेरिमेंट। बट सोशोलॉजी में क्या होता है, आप अपने एक्सपेरिमेंट, अपनी स्टडीज सोशल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। और कई बार देखिए यहाँ पर एक सवाल आता है कि जिस तरह की ऑब्जेक्टिविटी नेचुरल वर्ल्ड में, नेचुरल साइंसेज में अवेलेबल है, क्या वैसी ऑब्जेक्टिविटी आपको सोशल वर्ल्ड में अवेलेबल है? क्योंकि सोशोलॉजिस्ट बनने से पहले आप मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, एंड एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आपके कुछ लाइक्स हैं, कुछ डिसलाइक्स हैं, कुछ चीज़ें आपको पसंद हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद हैं, कुछ तरह के लोग आपको पसंद हैं, कुछ तरह के लोग आपको नहीं पसंद हैं। तो क्या सोशल वर्ल्ड में रिसर्च करते समय व्यक्ति टोटली ऑब्जेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चॉइस ऑफ मेथड, जहाँ पर हम आपके साथ बात करेंगे क्वालिटेटिव मेथड के बारे में, क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में। क्वांटिटेटिव मेथड डाटा कलेक्ट करने पे एम्फेसाइज करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड इन डेप्थ स्टडी करते हैं, लोगों के इनसाइट को समझने की कोशिश करते हैं। और ट्रायंगुलेशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर इन दोनों मेथड को हम कंबाइन करेंगे। देन अलग अलग मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में यहाँ पर बात की गई है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की गई है, सर्वे के बारे में बात की गई है, इंटरव्यूज के बारे में बात की गई है, जिनके थ्रू जो सोशोलॉजिस्ट हैं ये सोशल रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उन डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर सोशोलॉजिकल थ्योरीज बनाते हैं। तो इन 5 चैप्टर्स में, इन दीज 5 चैप्टर्स, दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता था एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी की, जिसको नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2026 या 2027 में सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से
आपकी सारी नीड को फुलफिल किया जाएगा, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा, आंसर राइटिंग सेशन, इवैल्यूएशन, देन मेंटरशिप, देन any other aspect related to sociology will be covered under this one single course dear friend. 5 नवंबर से कोर्स लॉन्च होने वाला है। अगर आप में से कोई भी इसके बारे में सोच रहा है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।